तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम किरण है और आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी बनी है, राशि भी कुंभ है। कुंभ ही लग्न है, कुंभ ही राशि है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और ये पूरा आपको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं, आपने मुझे बोला है कि एक बार आपकी शादी टूट चुकी है और मेन अपने मैरिज लाइफ के बारे में जानना है और भी कुंडली के बारे में जानना है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर कौन से हैं वो समझ लो आप एक बार। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का भी है। तीसरा अगर छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का है। ये पांचवा अगर आपके बच्चों का है। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर आपके है पति का घर, जो आपका सवाल भी है, पति के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। तो आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और आपने अब देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे कि मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो 10वां घर है काम काज का घर। और 10वें घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना इसका मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक मंगल है उसको देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मान लो अपने बच्चों के बारे में जानना है। पांचवा घर बच्चों का है। पांचवें घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक बना बुध। तो बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और आपका जो मेन सवाल है विवाह को लेके, वो मैं कवर ज्यादा करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, ये आपकी आपकी जो कुंडली है, इसमें है कुछ ग्रह अच्छे, कुछ ग्रह हैं खराब, कुछ ग्रह हैं आपके बहुत ही ज्यादा खराब। जैसे कि आपके सबसे पहले, और एक और बात, ये जो 9 ग्रह होते हैं आपके ऊपर, सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा जीवन भर रहेगा। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा है, ये आपको हमेशा बचपन से लेके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। जो ग्रह आपके खराब, जैसे आपका चंद्रमा खराब है, ये हमेशा आपको बुरे फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब अगर आपके ऊपर चंद्रमा की दशा चलेगी, उस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जो ग्रह अच्छा है उसकी दशा चलेगी, अच्छे फल बढ़ जाएंगी। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। ये 15 से चली हुई है, 34 में खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 22 से चली हुई है, 9वां महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका एक तो कारण है बड़ी, ये जो शनि की महादशा चली हुई है वो कारण है। दूसरा कारण शुक्र की दशा है। और तीसरा कारण है आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। और ये साढ़े सती चली हुई है 2.5 और 1, ये पिछले 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। साढ़े साढ़े 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती। और साढ़े सती होती है 7.5 साल की, अभी भी देखो जी 4 साल की पड़ी है। तो मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका एक कारण है शनि की साढ़े सती, दूसरा कारण शुक्र भी है, तीसरा कारण शनि की महादशा भी है। ये अलग अलग चीजें हैं, साढ़े सती भी शनि की होती है और महादशा भी शनि की, इनमें डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले देखो जी, आपकी शनि की मैं साढ़े सती की बात करता हूँ कि ये क्या है। साढ़े सती देखो जी, 30 साल होने के बाद एक बार लाइफ में आती है। और ये इसमें होता क्या है, इसमें जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्मों का उसको फल मिलता है। शनि क्या है, एक न्याय के देवता है। बंदा जो भी अपनी लाइफ में कर्म कर रहा है, छोटे से छोटा कर्म किया है, उसको उसको फल मिलेगा। चाहे अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है। अब ये साढ़े सती में क्या होगा आपके साथ, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। और वो कर्म आपके चाहे इस जन्म के हैं, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि शनि की साढ़े सती अच्छी जा रही है या बुरी। 3.5 साल से आप ये देखोगे, अगर आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, फिर तो आपकी साढ़े सती आपके साथ अच्छे फल दे रही है आपको।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3.5 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो इसका मतलब 6.5 आपको बुरे फल दे रही है, क्योंकि अभी भी 6.5 4 साल की पड़ी है। 6.5 में देखो जी, कई अगर जो बुरे फल होते हैं वो बुरे फल क्या होते हैं, बुरे फलों में किसी की हेल्थ खराब होती है, किसी की काम काज में दिक्कतें आती हैं, किसी की मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, लोगों से लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब सबकी अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है 6.5 में अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं। तो एक तो देखो जी आपको 6.5 के उपाय करने पड़ेंगे, क्या उपाय है अभी आपको मैं वो बताऊंगा। उससे पहले हम आपकी बात करते हैं, आपके ऊपर शुक्र की भी दशा चली हुई है, ये 7वां महीना। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शुक्र ग्रह की, कि आपके जीवन के ऊपर शुक्र का भी असर है। और शुक्र सवाल की वो कैसे है, तो आपका देखो जी शुक्र भी मुझे खराब लगा है। ये थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन आप समझ लो 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा ये शुक्र। तो सवाल है कि शुक्र क्यों खराब है। शुक्र खराब होने का कारण है कि ये कुंडली के 12वें घर में आके बैठा है। क्योंकि ये जो 12वां घर है ये अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। ये जो घर है इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। इसकी वजह से इस घर में देखो जी खाली शुक्र की बात नहीं है, कोई भी इस घर में अगर बैठ जाता वो खराब फल देता। तो शुक्र इसलिए खराब है क्योंकि वो 12वें घर में आके बैठा है। क्या खराब फल देगा शुक्र। शुक्र का जो अपना घर है उन घरों के रिलेटेड आपको खराब फल देगा। तो शुक्र आपकी कुंडली में है, इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, इस 9वें घर को देखा जाएगा। और आपको मैंने एक देखो जी को फार्मूला समझाया था, वो याद कर लेना, कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर का जो मालिक है, 9वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो आपका भाग्य देखा जाएगा शुक्र से। और वो 12वां किस में बैठा है, 12वां अगर हानि का है, मतलब एक खराब योग बना है, भाग्य भंग योग। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, लेकिन देगा कहाँ पे, ये 12वां घर विदेश का भी है। तो भाग्य जाके विदेश के घर में बैठा, अगर आप घर से दूर जाती हैं, जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपका वो भाग्य कुछ आपका साथ देगा। अब शुक्र इस कुंडली में इसका एक और घर है, ये 9वें घर का भी मालक है, और ये चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में जो लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। अब ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख। आपकी आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो चौथे घर की चीजें किससे देखेंगे, शुक्र से, जो कि बैठा चला गया 12वें घर में, हानि के घर में। मतलब चौथे घर की चीजों की हानि करेगा शुक्र। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी। चौथा घर है जन्मभूमि का, जहाँ पे आपका हुआ है जन्मभूमि जन्म, जैसे कि आपका आपने लिख रखा है, अबोहर लिख रखा है, तो जन्मभूमि उठ के चलेगी विदेश के घर में, ये विदेश का भी घर है। ये शुक्र आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, और वहां पे आपको फायदा होगा। कोशिश करो जन्मभूमि से जितना आप दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। तो शुक्र देखो जी विवाह का भी कारक होता है, ये विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा आपको करेगा। तो हमने क्या देखा, शुक्र आपका भाग्यश है, भाग्य भंग योग बना, चौथे घर का मालक है, सुखहीन योग बना, सुख में कमी कर देगा, आपको लाइफ को सुख नहीं मिल पाएंगे। माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। अभी जैसे मैंने अभी बोला कि आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, माता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, या तो माता बीमार होगी, या माता से मनमुटाव होगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। तो हमने देखो जी आपको क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि की महादशा का, उसकी भी बात करेंगे। दूसरा असर शुक्र का है, ये आपका अच्छा नहीं है। लेकिन ये शर्त लगा के बैठा कि अगर आप घर से दूर जाएंगे वहां पे आपका भाग्य भी साथ देगा, वहां पे आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और इसके भी क्या उपाय हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब आपके ऊपर एक जो साढ़े साढ़े सती है, इसके भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। पहले देखो जी आपको मैं पहले फलादेश कर देता हूँ, फिर आपको मैं प्रॉपर उपाय बताता हूँ क्या करना है। क्योंकि आपका देखो जी मेन सवाल है विवाह को लेके, कि विवाह में दिक्कत आई क्यों है, क्या कारण है भाई विवाह में दिक्कत आने का। तो 12 गुरु में जो विवाह का घर है, जो पति का घर है, वो है ये 7वां घर। 7वां घर है आपके पति का घर, कि आपका पति कैसा होगा, ये 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो आपके पति के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा, कि सूर्य आपका कैसा है। गौर से समझो, 7वां घर पति का, पति के घर का मालक सूर्य है, सूर्य को भी देखा जाएगा। इसके अलावा एक एक शुक्र जो होता है ये विवाह का कारक होता है। किसी भी कुंडली में विवाह का सुख देखना है, शुक्र को भी देखा जाता है। तो आपके शुक्र को भी देखा जाएगा,
और इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की कुंडली में जो गुरु होता है, ये जो गुरु, ये पति का कारक होता है। एक विवाह का कारक है, एक पति का कारक है। गुरु को भी देखा जाएगा। अब इसके अलावा सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा की है, उसको भी देखा जाएगा। और इसके अलावा आपका यहाँ पे जो केतु बैठा है आठवें घर में, ये देखो जी, केतु आप किसी को भी पूछ लो, आपको भी अगर मैं पूछूं कि केतु कहाँ बैठा, आप बोलेंगी कि आठवें घर में बैठा है। लेकिन अगर इसको मैं चलत कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा, वो है सातवें घर के ऊपर। तो आपके पति के लिए केतु को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो राहु है, ये बैठा है दूसरे घर में, लेकिन इसका भी चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर। तो राहु को भी देखना पड़ेगा। कितने ग्रह हुए? कम से कम 4 5 6 ग्रह हुए अगर आपका विवाह का सुख देखना है। इसके अलावा मैं आपकी निवास कुंडली को भी देखूंगा विवाह के लिए। तो सबसे पहले हम सातवें घर का जो मालक सूर्य है, अगर मैं उसकी बात करूं कि वो कैसा है, तो सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में आके। एक तो ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा जाता है आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन। 11वां घर एक अच्छा घर होता है। 11वें घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो गुरु है। 11वें घर की चीजें गुरु से भी देखेंगे, और 11वें घर में बैठे शनि सूर्य बुध को भी देखा जाएगा। तो पहले अगर मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य देखो जी आपका है बहुत ही अच्छा। ये सूर्य आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य आपका जहाँ बैठा है 11वें घर में, गुरु का घर है। गुरु इसका है मित्र। ये जो ग्रह होते हैं, गौर से समझो, इन ग्रहों का अपना भी घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते। तो सूर्य क्यों अच्छा है? क्योंकि वो गुरु घर में बैठा है। गुरु ग्रह इसका है मित्र। वो अपने मित्र के घर में होने की वजह से सूर्य अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य पति घर का मालक है। पति जाके बैठा है लाभ के घर में, 11वां घर लाभ का है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति का सुख अच्छा है। सूर्य दिखा रहा है, मतलब सूर्य आपको पति के रिगार्डिंग अच्छे फल दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको अभी आपको मैंने क्या बोला था कि 5 6 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। तो अभी हमने खाली सूर्य को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब देखो जी, पहले हम शुक्र को देख चुके हैं जो कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा था, और वो ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब देखो जी, 2 ग्रह आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो केतु मैंने बोला था आठवें घर में बैठा है, लेकिन केतु का जो चलित कुंडली है उसमें बड़ा हिस्सा है सातवें घर के ऊपर। तो केतु सातवें घर में आने की वजह से आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और आपकी वैसे भी कुंडली में देखो जी, जो केतु है और राहु है, इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है। मतलब सातवां घर खाली है, छठा घर खाली है, पांचवा, चौथा, तीसरा, इन घरों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। ये आपकी कुंडली में बना हुआ है। राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे, इधर वाला हिस्सा खाली, सभी ग्रह हैं उस साइड में। तो ये काल सर्प दोष बनने की वजह से आपका जो राहु केतु है ये मुझे अच्छे ज्यादा नहीं लगे। तो केतु वैसे भी आठवें घर में चलत में, ये आठवें घर में बैठा है, आठवें घर के भी फल देगा, लेकिन ज्यादा फल जो देगा सातवें घर के हिसाब से देगा। और सातवें घर के बिल्कुल केतु बुरे फल देगा, मतलब आपको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें केतु की वजह से। अब यहाँ पे जो राहु है, ये भी देखो जी आपका बैठा है दूसरे घर में। लेकिन राहु चलित कुंडली में भी इसका जो बड़ा हिस्सा है, 70% तक हिस्सा जो है वो है पहले घर के ऊपर। और पहले घर से सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है, पति घर को। राहु भी ये दिखा रहा है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है कि आपकी, जैसे मैंने बोला था, निवास कुंडली भी देखनी पड़ेगी। ये तो है आपकी लगन कुंडली जो मैंने बना रखी है। ये जो लगन कुंडली बना रखी है, लगन कुंडली एक होती है विवाह के लिए निवास कुंडली देखी जाती है। तो ये आपकी है निवास कुंडली। निवास कुंडली देखो, जीवन साथी, उसका स्वास्थ्य। निवास कुंडली में हम सातवां घर ही देखते हैं। तो सातवें घर में क्या लिखा है? नौ। नौ है धनु राशि, मालक गुरु। तो आपकी निवास कुंडली में सातवें घर के मालक गुरु को भी देखा जाएगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है इस राहु ग्रह की। और नेगेटिव बात क्या है कि निवास कुंडली में आपका काल सर्प दोष बना हुआ है। यहाँ पे देखो राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है चंद्रमा को निकाल के। ये आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। और राहु देखो जी आपका बैठा ही तीसरे घर में बैठा है। ये जो 5 लिखा है तीसरा घर है, तीसरे घर से पांचवी दृष्टि सातवें घर को देख रहा है। सातवें घर में जो 9 लिखा है, यह है धनु राशि जो कि राहु की नीच राशि है। मतलब आपकी निवास कुंडली में जो मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का जो बड़ा कारण है वो है राहु। और लगन कुंडली में मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण केतु भी है, राहु की दृष्टि भी है। अभी आपको मैं बाद में पूरा निचोड़ निकालूंगा। और सातवें घर के ऊपर मैंने बोला था चंद्रमा की दृष्टि, इसको भी देखा जाएगा। आपका जो चंद्रमा है ये भी बड़े लेवल पे खराब है। इसका थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। जैसे आपको मैंने बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि सातवां घर किसका है? पति का घर है। पांचवा घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है।
आप जो हैं, आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा आपका, आपका स्वभाव कैसा होगा। आपने देखो जी अपने पति के बारे में तो जान लिया कि पति कैसा है, लेकिन अगर आपके बारे में जानना है कि आप क्या हैं, क्या चीज़ हैं आप, पहले घर से देखेंगे। आपका पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, स्वभाव, शरीर की बनावट, जो भी चीज़ें आपके बारे में जाननी है, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है, घर का माल्क देखना है। तो पहले घर में लिखा है 11 11 है, कुंभ राशि, माल्क बना शनि। तो आपके बारे में जानना है, इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पहले घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपके बारे में। अब पहले घर में जो चंद्रमा है, बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? चंद्रमा देखो जी बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। किसका घर है? ये शनि का घर है। ये बैठा है शनि के घर में। ये चंद्रमा जो है आपको 100 में से समझ लो 80-90% खराब फल देगा। अभी भी खराब फल दे रहा है, इसकी दशा में खराब फल कई गुना बढ़ेंगे। तो चंद्रमा देखो जी, सवाल है कि खराब क्यों है। चंद्रमा आपका बैठा है पहले घर में शनि के घर में, लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो कौन सा है? इसका जो अपना घर है वो है ये छठा घर। ये जो छठा घर है, इस घर में देखो जी 4 लिख रखा है। 4 है कर्क राशि। कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा। अब ये जो छठा घर है किसका? छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, रुकावटें, मतलब खराब चीजें इस छठे घर से देखी जाती हैं। और छठे घर का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? चंद्रमा के पास। और वो कहाँ चला गया? पहले घर में शनि के घर में, अपने दुश्मन के घर में। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा। घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा मेरा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। इसने छठे घर की चीजों को लेके आपके सर के ऊपर बैठा रखा है। मतलब छठा घर किसका? रोग। देखो रोग चला गया शरीर के ऊपर। छठा घर किसका? कर्जा। कर्जा चला गया शरीर के ऊपर। छठा घर किसका? शत्रु। शत्रु चले गए आपके शरीर के ऊपर। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपको रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब ये चंद्रमा जो है आपको, जैसे मैंने बोला, रोगी बनाएगा। और आपने ये बारीकी में जानना है कि कौन सा रोग आपको होगा। चंद्रमा के रोग आपको हो सकते हैं, जैसे कि जल्दी सर्दी लगना, जुकाम लगना, वात कफ के रोग हो गया। चंद्रमा मन का कारक मानसिक रोगी बनाएगा। डिप्रेशन का शिकार भी आपको बना सकता है। शत्रु बढ़ाएगा। इसके और भी जो रोग है आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको ये रोग कौन से दे सकता है। और ये खासकर इसके जो रोग हैं, इसकी दशा में कई गुना बढ़ जाएंगे। ये चंद्रमा के रोग हैं, आप बाद में पढ़ लेना। मन से जुड़ा कोई भी रोग हो गया, मानसिक रोग हो गया, इनसे जुड़ा आपको कोई ना कोई, सभी रोग नहीं मैं बोलूंगा, कोई ना कोई रोग आपको होने के योग हैं, खासकर चंद्रमा की दशा में। तो हमने क्या देखा कि आपका जो चंद्रमा है वो पहले घर में बैठा है। और आपको मैंने बोला था चंद्रमा इस साथ में घर को भी देख रहा है। इसकी साथ में दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर। ये पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, पति से मनमुटाव होना, क्योंकि छठा घर शत्रु का है। पति का जब बीमार होना, लेकिन ज्यादा नुकसान ये पहले घर का करेगा, पति का भी इतना नहीं जितना ये पहले घर का करेगा, क्योंकि पहले घर में शनि की राशि दुश्मन की राशि है। अब सवाल है कि इसको कैसे सही करना है। इसके लिए इसके पीछे जो 11 लिखा है ये पावर होती है, इसकी पावर करनी पड़ेगी 0। इसको मतलब बलहीन करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा। तो इसका जो पहला उपाय है वो है, आप इसको, आपको इसका करना पड़ेगा दान। तो ये आप लिख लो, चंद्रमा का दान जो है आपने रोजाना करना है। जहाँ तो रोजाना करो या 100 बार को जरूर किया करो। जहाँ वैसे आपको मैं उपाय सभी बाद में बता देता हूँ, पहले मैं फलादेश कर रहा हूँ। तो अभी देखो जी हमने आपका, सबसे पहले तो ये देखा है, आपका सूर्य देख चुके हैं, शुक्र देख चुके हैं। तो हाँ जी मैं बात कर रहा था चंद्रमा की। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं आपके, जैसे मैंने बोला था इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आपके ऊपर जो सबसे बड़ी दशा है वो है शनि की महादशा। 15 से चली है, 34 में खत्म होगी। सवाल है कि शनि की जो महादशा चली हुई है, शनि है कैसा आपका? तो शनि देखो जी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन इसके जो अच्छे फल हैं वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि शनि आपका एक तो अस्त बैठा है, ऊपर से 0 डिग्री का बैठा है। बिल्कुल 0। ये जो पीछे इनके नंबर लिख रखे हैं ये पावर होती है। जैसे देखो जी, एक इंसान होता है, वो बच्चा भी होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, ऐसी ग्रहों की एक अवस्था होती है। तो शनि 0 मतलब ये बच्चे के रूप में बैठा है, मतलब इसका जो अच्छा फल है वो मिलेगा बिल्कुल कम मात्रा में। तो सवाल ये है कि इसका अच्छा फल है क्या, और अच्छा फल बढ़ाना कैसे है। तो शनि आपके इस पहले घर का मालक है। जैसे मैंने भी बोला था कि चंद्रमा ये जो पहले घर में बैठा है, मैंने क्या बोला था, पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। तो पहले घर में जो चंद्रमा है वो तो पहले घर की कर रहा है हानि, ये आपको मानसिक रोगी बना देगा, आपको शत्रु बढ़ा देगा। लेकिन पहले घर का जो 11, पहले घर में 11 लिखा है,
मालक शनि, पहले घर का जो मालक शनि है, हमें मैंने शनि को भी देखना पड़ेगा जो कि बैठा है 11वें घर में, तीसरी दृष्टि से देख रहा है शनि अपने घर को। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप समझदार होंगी, बुद्धिमान होंगी, ईमानदार होंगी। और 11वें घर में बैठा आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ देगा। साथ में यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी मित्र राशि, संतान के लिए अच्छा है। ये जो अच्छे फल अभी मैंने बताए हैं, इसके अलावा और भी काफी अच्छे फल हैं, लेकिन वो अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही देखो जी 0 डिग्री का ऊपर से अस्त है। तो सवाल है ये है कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। और वैसे भी देखो जी, आपको मैंने भी जैसे बोला था कि आपके ऊपर है शनि की साढ़े सती, क्योंकि साढ़े सती भी शनि की है और जो महादशा है वो भी शनि की है। आप ऐसे क्या उपाय करें कि साढ़े सती भी सही हो जाए और शनि की महादशा भी सही हो जाए, तो ये भी आपको मैं उपाय बताऊंगा। आपके देखो जी, मैं शनि को देख चुका हूँ, सूर्य देख चुका हूँ, बुध इस वाले की वो कैसा है, बुध आपका अच्छा है। ये इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध। 5वां घर आपकी पढ़ाई का, संतान, बुद्धि। बुद्धि यहाँ से अपने घर को देख रहा है, ये वैसे तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। ये 8वें घर का भी मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। और यहाँ पे गुरु की बात करूँ, वो आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। ये जो दूसरा घर है, ये है दर घर धन जोड़ने का, कि आप धन कितना जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। इसका जो मालक है दूसरे घर का, वो है गुरु। और गुरु इसी घर में बैठे है यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। गुरु मतलब क्यों अच्छा है, क्योंकि ये अपने ही घर में बैठे है। जैसे कि देखो जी, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा। ऐसी ग्रह है, अगर ये अपने घर में है फिर अच्छे हैं। तो गुरु दूसरे घर में अपने घर में बैठा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि दूसरा घर है धन का, कि आपको धनी बनाएगा, आपको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी। और गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी छठे घर के ऊपर उच्च राशि, 7वीं यहाँ पे, 8वीं 9वीं यहाँ पे। गुरु आपका अच्छा है। एक बार देखो जी आपको, क्योंकि देखो जी 25-30 मिनट की वीडियो में आपको सभी चीजें बता पाना मुश्किल है, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा आपको सब कुछ बता पाऊँ, और आपको उपाय भी बता पाऊँ, और आपके जो सवाल हैं उसको भी कवर कर पाऊँ। सबसे पहला भाई ये सवाल कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कत आई, वो आई क्यों है, उसके कारण क्या है। तो उसका देखो जी, आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आई हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो है राहु और केतु। आप ये समझ लो। तो पहला कारण है कि केतु क्यों कारण है, जैसे मैंने बोला था केतु 8वें घर में बैठा है, लेकिन बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में वो है 7वें घर के ऊपर। क्योंकि राहु केतु क्या है, एक तो ये पापी ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह नहीं होते। मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी 7वें घर में राहु बैठा होता है या केतु बैठा होता है, तो ऐसे लोगों को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं, ये पक्का कन्फर्म है। तो एक तो आपका जो केतु है वो है 7वें घर के ऊपर, ऊपर से राहु बैठा दूसरे घर में है, लेकिन राहु का बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर, और पहले घर से वो 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। और आपको मैंने जैसे आपकी नवांश कुंडली में भी दिखाई थी, वहां पे भी राहु यहाँ से देखो तीसरे घर से 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, 7वें घर में है नीच राशि। तो मैरिज लाइफ में जो बड़ा दिक्कतें आने का कारण है केतु और राहु। दूसरा कारण है आपका शुक्र, और थोड़ा सा चंद्रमा भी 7वें घर को खराब कर रहा है, वो भी एक हल्का सा कारण है। लेकिन बड़ा कारण देखो जी राहु केतु आपका, ये आप समझ लो। तो आपके लिए जो उपाय है देखो जी, एक तो गुरु आपका अच्छा है, गुरु के आपने उपाय कुछ नहीं करने, मंगल के उपाय कुछ नहीं करने, बुध के उपाय आपने कुछ नहीं करने, सूर्य के उपाय कुछ नहीं करने। तो आपके लिए जो उपाय जरूरी है, एक तो है राहु केतु के, क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ में इन्होंने दिक्कतें पैदा की है। अगर अगर आप आगे भी आप विवाह करती हैं, तो इनको आपको उपाय करने पड़ेंगे, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कतें ना आए। और दूसरा आपको चंद्रमा को सही करना पड़ेगा, जो कि है आपका ये शरीर की हानि कर रहा है, आपको मतलब लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें बीमार करेगा। शुक्र का भी सही करना करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे। और आपकी जो साढ़े सती चली हुई है, इसको भी सही करना पड़ेगा। और जो शनि की महादशा है वो तो अच्छी है, लेकिन उसका बल बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या काम करें ताकि आप बल बढ़े। अब आप उपाय लिखो कि आपके लिए क्या क्या उपाय जरूरी हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए उपाय है वो है शनि के। क्योंकि अगर आप देखो जी, आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करती हैं, तो आपको जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिखो, शनि के उपाय करने सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी साढ़े सती का जो बुरा फल है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साढ़े सती अभी भी 4 साल की पड़ी है। नीचे दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो शनि की महादशा चली हुई है, वो है तो अच्छी, लेकिन वो अच्छे फल देने में समर्थ नहीं है। तो शनि का मंत्र, इसके मतलब उपाय करने से इसके अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, दिमाग तेज होगा, जो लगन दोष बना हुआ है वो खत्म होगा। ये लगन दोष भी बना हुआ है, ये लगनेश भी है शनि। लगन दोष की वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ पाएंगी, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। तो शनि के क्या क्या उपाय हैं। पहला जो शनि का उपाय है, आपने ये करना है रात के समय। तो पहला उपाय है, आप शनि का
रात के समय रोजाना करो मंत्र जाप। चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, जितना आप कर सकती हैं रोजाना रात के समय करो। शनिवार से शुरू कर लेना, रोजाना करना है। दूसरा उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। और जब शनि मंदिर आप माथा टेकने जाएंगी, वहां पे प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े सती है वो मुझे बुरे फल ना दे, प्लीज मुझे अच्छे फल मिलें, और आपकी जो महादशा चली वो मेरी अच्छी जाए। तीसरा उपाय आपने जो करना है, हर शनिवार को शनि का व्रत रखो। बहुत बेस्ट उपाय है, हर शनिवार के दिन व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, खाली दिन में फल फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, और सुबह नहा धो के शनि मंदिर जाके, जहाँ घर पे ही जो पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आज आपका दिन है, आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। शनि का दान आपने नहीं करना। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं शनि के। अब देखो जी, क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का राहु केतु कारण है, तो केतु के जो उपाय आपने करने हैं, केतु कवच का पाठ आपने रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। ये पाठ है 2 मिनट का पाठ, इसको चाहे तो पढ़ लो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दूसरा केतु का उपाय आपने इसका दान करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो। तो ये हो चुके हैं केतु के 2 उपाय। अब जो राहु है, क्योंकि वो भी देखो जी, दोनों तरफ से निवास कुंडली में भी साथ में घर को देख रहा है, लगन कुंडली में भी साथ में घर को देख रहा है, मैरिज लाइफ के घर को देख रहा है, तो विवाह संबंधी दिक्कतें आने का बड़ा घर राहु भी है। और वैसे भी दोनों कुंडली में आपका काल सर्पदोष भी बना हुआ है, इसमें भी देखो काल सर्पदोष है, वहां पे भी काल सर्पदोष बना हुआ है। ये जो मतलब राहु केतु के अगर आप उपाय करेंगे, खाली ये नहीं कि आपको मैरिज लाइफ का सुख मिलेगा, आपको हजारों फायदे होंगे। ये जो काल सर्पदोष है ये भी खत्म होगा। तो आपने राहु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है, या इसकी भी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो केतु कवच, राहु कवच दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय। और राहु का भी आपने करना है दान, जो कि है सतनाजा। अब यहाँ पे देखो जी, राहु का एक वैसे एक और पाठ है, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, वो है आप राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ लिया करो। 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ लो, क्योंकि राहु थोड़ा सा मुझे ज्यादा आपका खराब लगा है। कि तू खाली एक ही पाठ पढ़ लो, लेकिन राहु कवच का भी पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब यहाँ पे आपके चंद्रमा की बात करते हैं, जो कि इसके देखो जी पीछे जो 11 पावर है, पावर कम करने के लिए पहला उपाय चंद्रमा का दान करना है। ये दान सोमवार को तो करना ही करना है। कितना दान करना है, इसका दान पहले होती समझो। इसका दान है सफेद रंग का दान, जैसे चावल, चीनी, दूध, जो भी सफेद रंग की वस्तुएं हैं, वो आपका जो बजट है आप ले लो, चाहे 1 किलो ले लो, चाहे 5 किलो ले लो। इसका दान भी क्या है, वो आपको मैं वीडियो वैसे अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। आप जहाँ मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि चंद्रमा का दान क्या होता है, पूरा विस्तार से मैंने समझा रखा है। तो ये दान आप जहाँ तो सोमवार को जरूर करो, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का चलो दिन रख लो, सोमवार को कर दिया करो, आगे पीछे मत करो। दूसरा उपाय आपने जो करना है, वो है सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये आपकी रक्षा करेगा, 2 मिनट का पाठ चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है। और तीसरा उपाय, आप शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकती हैं, शिव जी के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं। अब जो शुक्र है, क्योंकि इसकी दशा चली हुई है, आपके भाग्य की हानि कर रहा है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो सवाल है कि इसके लिए क्या किया जाए। इसका एक पाठ है, वो भी आप सुबह के टाइम पढ़ लो, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। इसके भी 2 पाठ है, आप चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। एक शुक्र कवच का पाठ है, दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। चाहे दोनों नहीं पढ़ सकती, कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। तो अब आपके जो सुबह के उपाय हैं, वो है चंद कवच का पाठ। चाहे इसको एक बार मान लो आपने चंद कवच के पाठ को पढ़ लिया, कोशिश करो दोबारा फिर पढ़ने की, दोबारा फिर पढ़ने की, क्योंकि जितना ज्यादा पाठ इसको रिपीट करेंगे उतना फायदा होगा। ऐसे शुक्र कवच के पाठ को पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, तो वो आपकी मर्जी, आप कितना पढ़ सकती हैं। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या सुन लिया करो। और बाकी शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, चंद्रमा का दान करना है। शुक्र का दान आप चाहे रहने दो। और बाकी आपने मंगल के उपाय कुछ नहीं करने। सूर्य का एक उपाय आपने करना है, जो कि है सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम, रोजाना सूर्य को जल देना है। बुध का कुछ नहीं करना, गुरु का कुछ नहीं करना। और तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फल। जैसे बताने को और भी काफी चीजें, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैंने चीजें बताई हैं। तो मतलब आपकी, अगर आपका सवाल है कि आपकी क्यों दिक्कत यहाँ लाइफ में आ रही है, एक तो देखो जी साढ़े सती भी चल रही है, ग्रह है भी, जैसे शनि अच्छा है लेकिन वो एक तो अस्त बैठा है, वो 0 डिग्री का बैठा है। शुक्र की दाहचर्य वो आपका भाग्येश है, भाग्य की हानि कर रहा है। बाकी फिर भी आप ऐसे करना, जो आपके सवाल मैंने कवर ना किए हों, या आपको कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।